हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। बच्चों, फिजिक्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसे हम रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। आप स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाते हैं। तो आप एक वर्क कर रहे हो, आप एक काम कर रहे हो और काम करने में आपकी एनर्जी भी जा रही है। एनर्जी टर्म हम थोड़े टाइम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो आप काम कर रहे हो, आपकी काम करने में एनर्जी लग रही है, घर में बिजली आ रही है, पावर कंजम्पशन हो रही है। इन सब वर्ड्स का आपने रियल लाइफ में कभी ना कभी जिक्र एक बार तो किया होगा या सुना होगा। तो इस चैप्टर में यही सारी चीजें हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इस चीज की गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो इस वीडियो के अंदर ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा जो आपका छूट जाए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो इस वीडियो को डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं बिकॉज इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। और बच्चों, पहला टॉपिक है दैट इज वर्क। काम क्या है? कोई भी कार्य हम करते हैं वो क्या है? तो बच्चों, डेफिनेशन में आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी जो है लिखी हुई है। कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि सर पहले आप लिख दिया करो उसके बाद आप मुझे समझाया करो, तो अब की बार मैंने हाइब्रिड रखने की कोशिश की है। जो बेसिक डेफिनेशंस है वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि मैं आपको आराम से पहले एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन जो डेरिवेशन पोर्शन है वो हम आराम से लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्क। वर्क क्या है बच्चों? इट इज ओनली डन, कोई भी काम हम फिजिक्स की लाइफ में, साइंस में कोई भी काम कब होगा, कब बोलेंगे हम? पहला पॉइंट, इफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट। अगर कोई चलती हुई बॉडी, अगर कोई चलती हुई बॉडी एकदम से आके रुक जाए तो ऐसे में हम बोलेंगे कि कार्य हुआ है, वर्क इज डन। सेकेंड पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था और किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर दे, रेस्ट पर था और चलना शुरू कर दे, तब भी हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। इफ ए बॉडी इज मूविंग, तो सपोज एक बॉडी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो रही होगी, और अगर मैं इसकी वेलोसिटी को चेंज कर दूं बाय एनी मींस, तब भी हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। एंड द लास्ट पॉइंट, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण अगर किसी बॉडी की शेप चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल बैलून, बैलून को हमने प्रेस कर दिया बाय अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ फोर्स, तो अगर ऐसा होगा तब भी हम बोलेंगे कि वर्क जो है वो हुआ है। बच्चों, दो कंडीशन होती है वर्क डन की। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो दो कंडीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, हम कब बोलेंगे कि कोई भी काम, कोई भी कार्य हुआ है। पहला, फोर्स शुड बी अप्लाई। अब ये जितने भी रीजन हमने बात करे कि कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाए, रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर दे, किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाए, ये सारी चीजें ये क्यों होंगी, किस कारण होंगी? ऑब्वियस सी बात है, जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाएगा तब ही ऐसा पॉसिबल है। भाई, अगर बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने फोर्स लगाया तभी तो वो बॉल रुकेगी। कोई बॉल रुकी हुई है, आपने उस पर फोर्स लगाया तभी तो वो बॉल चलेगी। अगर कोई बॉल या कोई बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ चल रही है, आपने उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है तो कोई फोर्स लगेगा तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उस बॉडी पर फोर्स जो है वो लगना बहुत जरूरी है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, यानी डिस्प्लेसमेंट होनी जरूरी है, पोजीशन का चेंज होना जरूरी है। तो सपोज कीजिए आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, ये आपने फोर्स लगाया, ये रेस्ट पर थी, रेस्ट पर थी, वो चली, वो किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंच गई, तो डिस्प्लेस हुई ना बॉडी अपनी पोजीशन से। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ये होनी जरूरी है। इसका मतलब किसी काम को होने के लिए फोर्स जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। एक बात याद रखना बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, गाना गाना, सोचना, राइटिंग करना, कुछ लिखना, या फिर कोई भी एनर्जी कंज्यूम करना, इस इन सब काम करने में भी हमारी एनर्जी जाती है। भाई, अगर हम चल के कहीं पर जाएंगे तब भी एनर्जी जा रही है। इफ वी आर मूविंग ए पोजिशन टू बी पोजिशन,
तो वी आर मूविंग, वी आर अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तभी तो हम चल रहे होंगे। तो उसमें भी एनर्जी जा रही है, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसको हम वर्क डन बोलेंगे। लेकिन गाना गाना, सोचना, राइटिंग, इसमें भी हमारी एनर्जी जाती है, लेकिन फिजिक्स के टर्म में ये वर्क डन नहीं होता, ये वर्क नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। तो दो बातें होनी जरूरी है, क्या कि पहला तो फोर्स लगना चाहिए और दूसरा बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए। इसी चीज को वर्क डन बोलते हैं। अब समझते हैं एक्चुअली में वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। सपोज वी हैव टू बॉडीज, ठीक है जी। अ, एक बॉडी है, सॉरी, हमारे पास, ये हम एक बॉडी ले लेते हैं। और सपोज इस बॉडी का मास कुछ भी रहा होगा, एम मास रहा होगा, और इस प्रकार ये ऐसे एक सरफेस पर रखी हुई है, ठीक है। ये जो पोजीशन यहाँ पे रखी हुई है, इस पोजीशन का नाम है बच्चों ए। जैसे ही मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, फोर्स कितना है, एफ। क्या हुआ, ये बॉक्स आगे की तरफ मूव करने लग गया और यहां पर पहुंच गया। मास तो वही रहा, लेकिन ये पोजीशन बी पर पहुंच गया। ऐसे में इस बॉडी ने पोजीशन को चेंज किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज एस। तो बच्चों ऐसे में जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, तो बच्चों वर्क डन जो है ये बराबर होगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी फॉर्मूला यहां पर बन गया W इज इक्वल टू F इंटू एस। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वर्क डन दो चीजों पर डिपेंड करता है, दैट इज फोर्स एंड द सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होगी वर्क डन की। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, यहाँ पर फोर्स है ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और इनटू में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को हम फिजिक्स में बोल देते हैं जूल। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट, दैट इज जूल। क्लियर है बच्चों। तो एसआई यूनिट क्या हो गई हमारी, जूल। एक होती है सीजीएस यूनिट, इससे छोटी यूनिट, मैंने आपको पहले भी बताया था सीजीएस यूनिट क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है सीजीएस की, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। तो छोटी यूनिट, जैसे न्यूटन की छोटी यूनिट क्या होती है बच्चों, एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। ऐसे ही जो छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन्स होती है, डाइन्स। और मीटर से छोटी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो सीजीएस यूनिट क्या बन गई, डाइन सेंटीमीटर। और इसी को ही फिजिक्स में हम बोलते हैं ERGS. So the SI unit of work done is joule and in CGS it is ERGS. Basically ये जो ERG है ना, ये एनर्जी से ही निकला है, एनर्जी वर्ड से ही निकला है, क्योंकि एनर्जी की भी जो SI यूनिट होती है वो जूल ही होती है। ठीक है जी। तो SI यूनिट कितनी है, जूल, और CGS यूनिट कितनी है, ERGS। अब इनका कन्वर्जन भी एक बार देख लेते हैं कि एक जूल में कितने ERGS होते हैं। तो भैया एक जूल ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक न्यूटन मीटर के। अब एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, तो बच्चों 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 1 जूल किसके बराबर हो गया, 10 की पावर 5 ये है और 2 यानी 10 की पावर 7 डाइन्स सेंटीमीटर, और इसी को ही बोलते हैं 10 की पावर 7 ERGS। तो फाइनल हमको क्या चीज मिली, यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे कि बच्चों एक जूल कितने ERGS के बराबर है, 10 की पावर 7 ERGS। ये बात सभी याद रखेंगे। क्लियर है। तो बच्चों ये सभी बात आपको याद रहेंगी। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और, दैट इज वर्क डन, यानी कार्य हुआ है। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये मैं मोशन चैप्टर में बता चुका हूं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, याद है ना। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका केवल और केवल
मैग्नीट्यूड होता है, केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। आप एक बात बताओ, जरा इस डायग्राम की तरफ देखो, वर्क डन क्या है, फोर्स अप्लाई होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। यानी अगर बॉडी को यहां से धक्का मारे, यहां से धक्का मारे, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर ही नहीं है, डायरेक्शन पे डिपेंड वैल्यू कर ही नहीं रही है ना। आपके फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होनी चाहिए। अगर इतना है तो हम बोलेंगे कि वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। आप वैसे भी देखेंगे, अगर वैसे मैं क्लास 11th में हम इस चीज को पढ़ते हैं, देर इज a term called a dot product। दो वर्क डन होता है ना, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी को ना ऊपर ऐसे एरो की तरह दिखाया जाता है, ये हम सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट फिलहाल के लिए याद रखें कि जो वर्क डन होता है ना, वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और डॉट प्रोडक्ट वाली जितनी भी क्वांटिटी होती है उनको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? सो दैट इज ऑल अबाउट द वर्क डन। अब हम आगे बात करते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ वर्क डन। वर्क डन के कितने टाइप होते हैं? सो द हेडिंग इज टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो बच्चों, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क डन। नंबर वन, पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना, अगर किसी बॉडी को हम डिस्प्लेस करें, जैसे हमने ऊपर भी एग्जांपल लिया था कि हमने इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव करी, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक बॉडी गई, एफ भी इस डायरेक्शन में है, एस भी इस डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसे में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है। और एक पहचान और है कि एफ की डायरेक्शन और एस की डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, एफ और एस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का। अगर ऐसा है तो ऐसे वर्क डन को हम पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा है नेगेटिव वर्क डन। व्हाट इज नेगेटिव वर्क डन? नेगेटिव वर्क डन है कि एफ और एस ये दोनों क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। फोर्स किसी डायरेक्शन में लगे और डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में हो, अगर ऐसा हो तो ऐसे वर्क डन को नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो कि हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, ठीक है जी, बॉल को ऊपर की तरफ उछाला। अब बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। लेकिन नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, आप देख सकते हो एफ और एस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बच्चों, दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 180 डिग्री। तो नेगेटिव वर्क डन की पहचान क्या है कि एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का। अगर ऐसा वर्क डन है तो ऐसे वर्क डन को नेगेटिव वर्क डन कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? तो कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल, दैट इज जीरो वर्क डन। अब जीरो वर्क डन दो तरीके से पढ़ा जाता है। द फर्स्ट वन, एफ और एस के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। अगर ऐसा हो तो ऐसे वर्क डन को जीरो वर्क डन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं।
एक हमने पत्थर लिया और उसको एक धागे के साथ ऐसे बांध दिया, ठीक है, एक ऐसे धागे के साथ हमने बांध दिया और उसको ऐसे ऊपर करके गोल गोल घुमा रहे हैं बड़ी रफ्तार के साथ, तो ये कुछ ऐसे घूमेगा, है ना। बचपन में आपने सबने ऐसा एक बार कभी ना कभी तो किया होगा। एक पत्थर या छोटी सी बॉल ली, धागे से बांध दी, एक स्ट्रॉन्ग धागे से बांध दी और इसको ऐसे ऊपर करके ऐसे घुमा रहे हैं। तो बच्चों जब हम इसे ऐसे घुमाएंगे तो ये बॉल ऐसे सर्कल में घूमेगी, कुछ इस प्रकार ऐसे सर्कल में घूमेगी। तो बच्चों जब ये सर्कल में घूम रही है तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे टेंजेंट की तरफ आएगी ना, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एस। और जब भी कोई बॉडी, कोई बॉल अगर सर्कल में घूमती है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है और इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये जो फोर्स इस सर्कल में लग रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उस बॉडी पर सेंटर की तरफ एक अट्रैक्टिव, एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं और वो रेडियस के अलोंग होता है। इसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, बट फिलहाल ध्यान रखिए ये फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अगर ऐसा वर्क डन हो तो ऐसे वर्क डन को जीरो वर्क डन बोलते हैं, 90 का एंगल बनना चाहिए। और कैसे बन सकता है जीरो वर्क डन, एक और एग्जांपल हो सकता है भाई, एक वॉल है, दिस इज ए वॉल, दिस इज ए वॉल, और एक बंदा फोर्स लगाया जा रहा है इस दीवार पर, द फोर्स इज अप्लाइड इन दैट डायरेक्शन। बट क्या दीवार मूव करेगी, क्या वॉल मूव करेगी, नहीं। इसका मतलब एस की वैल्यू क्या है, जीरो, है ना। एफ तो लग रहा है लेकिन एस जीरो है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन, सर फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे में चाहे एफ कुछ भी हो लेकिन एस अगर जीरो हो तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। तो ऐसे में भी वर्क डन हमारा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो बच्चों हमने तीन तरीके के वर्क डन पढ़े, कौन कौन सा, पॉजिटिव वर्क डन, याद रखेंगे पॉजिटिव वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जीरो का एंगल होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में एफ लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। नेगेटिव वर्क डन जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में 180 का एंगल होना चाहिए या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तब उसे नेगेटिव वर्क डन बोलेंगे। और जीरो वर्क डन में एफ और एस के बीच में 90 का एंगल बनना चाहिए या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसे में वर्क डन क्या कहलाएगा, जीरो वर्क डन कहलाएगा। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ वर्क डन। उम्मीद करता हूं आपको वर्क डन को बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर लिया होगा। यहाँ पर वर्क डन समाप्त होता है। अगर कोई न्यूमेरिकल बनेगा तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले से बनेगा, दैट इज W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और यूनिट का कन्वर्जन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, कमिंग टुवर्ड द न्यू कंसेप्ट दैट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है, तो बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। आप कितना काम कर सकते हो ये डिपेंड करेगा आप में क्षमता कितनी है। तो बेसिकली एनर्जी क्या है, हिंदी में अगर बोले तो एनर्जी एक क्षमता है, आपके अंदर की ताकत है कि आप कितना कार्य कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपके अंदर एनर्जी कितनी है। ठीक है, सो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। जैसे हमको लाइट मिलती है ना, द सन, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। The amount of energy possessed by a body is equal to the amount of work it can done। देखिए इस बात का मतलब ये है कि आप कितना काम कर सकते हैं, आप कितना वर्क कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके अंदर एनर्जी कितनी है। जितनी ज्यादा एनर्जी यू कैन डू द मोर अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, सो द वर्किंग बॉडी लूसेज एनर्जी, बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। क्या मतलब है इसका, देखिए इस लाइन का सिंपल मतलब है, एक बॉक्स है, बॉक्स पे मैंने फोर्स लगाया एंड बॉक्स इज स्टार्ट मूविंग। मेरे अंदर एनर्जी थी, मैंने वो सारी एनर्जी उस बॉक्स को दी, तो मेरी एनर्जी कम हो गई, बॉक्स में एनर्जी आ गई और बॉक्स मूव करना शुरू कर गया। तो जो बॉडी कार्य करती है, जो बॉडी काम करती है, दैट लूजेज एनर्जी, और जिस बॉडी पर काम किया जाता है इन दैट केस ये बॉक्स जो मैंने मूव किया ये एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड द वर्क डन इज सेम, दैट इज जूल।
एनर्जी और वर्क डन दोनों की ही यूनिट क्या होती है? जूल। आप ऐसा समझे आसान भाषा में, वर्क डन ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क डन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों एनर्जी कई तरह की होती है। मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को ही हमको बेसिकली इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। और भी होती है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ग्रेविटेशन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। हीट एनर्जी, टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी हमें मिलती है, सूर्य से जो हमें लाइट की फॉर्म में एनर्जी आ रही है वो भी एक एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल जो वर्ड होता है ना बच्चों, मैकेनिकल वर्ड जहां कहीं भी आ जाए इसका मतलब कि मोशन की बात हो रही है ना, मूवमेंट की बात हो रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed by a body on account of its motion and position, यानी किसी बॉडी के मोशन के कारण या उसकी पोजीशन में चेंज आने के कारण, ये जो जिस कारण हुआ, ये जो एनर्जी है उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी हम कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमको डिटेल में मैकेनिकल एनर्जी ही पढ़ना है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी आगे दो तरह की होती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्रेशन भी एग्जाम में आता है और न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के कारण किसी बॉडी में अगर कोई एनर्जी है तो उस बॉडी में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी, अगर इस दुनिया में कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उस बॉडी में कौन सी एनर्जी है? तो उसके अंदर बच्चों कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। जैसे कि वाटर रन कर रहा है, चलता हुआ पानी है नदी में, उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। हवा बह रही है, उस हवा के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। कोई स्टोन पहाड़ से रोल कर कर नीचे आ रहा है, उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। सड़क पर गाड़ी चल रही है, उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। आप चल रहे हो या दौड़ रहे हो, आपके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। तो बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। फिर से वही एग्जांपल लेंगे। सपोज कीजिए आपके पास एक बॉडी है, ठीक है जी, और इस बॉडी का मास है m। ये सबसे पहले रेस्ट पोजीशन पर रखी थी। रेस्ट पोजीशन पर रखी थी, इसका मतलब इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी रही होगी u, जो कि क्या रही होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। मैंने इस पर एक फोर्स लगाया F। क्लियर है बच्चों? और जैसे ही हम इस पर एक फोर्स लगाएंगे, दिस बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, और ये ऐसे ऐसे मूव करते हुए आगे की तरफ जा रही है। एट सम इंस्टेंट, किसी पॉइंट पर मैंने कहा इस जगह पर वो होगी और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v। और अगर वेलोसिटी होगी और इस पॉइंट तक इसने कुछ दूरी भी तय करी होगी, वो दूरी कितनी रही होगी? द डिस्प्लेसमेंट s। तो बच्चों बॉडी रेस्ट पर थी, फोर्स लगा, मूवमेंट हुई, बॉडी यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक गई, ऐसे में डिस्प्लेसमेंट हुई s। तो बच्चों वर्क डन कितना होगा? व्हाट विल बी द वर्क डन? सो वर्क डन इज इक्वल टू, सभी को पता है, F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये फोर्स किसके बराबर होगा? एम ए के होगा, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। सो एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? एम इंटू ए, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड ए इज द एक्सेलरेशन, जो इस मोशन के दौरान जब वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गई तो एक्सेलरेशन कितनी हुई? ये एक्सेलरेशन वो है, इनटू में एस। अब आप एक बात बताओ, आपने एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बच्चों क्या यहाँ से हम s निकाल सकते हैं? s कितना होगा? दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। सो दैट इज m इंटू ए इंटू एस, एंड व्हाट इज s? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए से ए कट गया। तो बच्चों हमारे पास वर्क डन कितना आया? वर्क डन आया हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और मैंने इस सिचुएशन में इनिशियली बताया कि जो u है हमारा वो 0 है।
तो ऐसे में यही वर्क डन हमारा क्या बन गया, हाफ mv²। और इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम होती है। सो वी कैन ऑल्सो राइट काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। ये आपका एक्सप्रेशन है जो कि न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। यूनिट की बात करें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यूनिट क्या रहेगी, यूनिट रहेगी बच्चों जूल। क्लियर है? सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये है अभी बेसिकली हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे थे, तो मैकेनिकल एनर्जी की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ये टर्म याद रखना, द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोजीशन के कारण जिस बॉडी में जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सपोज कीजिए एक बॉल है, अगेन वो यहाँ पर फ्लोर पर रखी हुई थी, ठीक है, यहाँ पर फ्लोर पर रखी हुई थी, रेस्ट पर रखी हुई थी। ये एक टेबल है, दिस इज अ टेबल। इस टेबल की हाइट जो है वो है h, और मैंने इस बॉल को उठाया और उठा के यहाँ पर इस टेबल पर रख दिया। बॉल का मास है m। तो बच्चों इस बॉल को जैसे ही हमने उठाकर यहां पर रख दिया, तो ऐसे में इस बॉल में एक एनर्जी आई। क्या बॉल की पोजीशन चेंज हुई? बिल्कुल हुई। किसी हाइट पर मैंने इसको रख दिया, उसकी पोजीशन में मैंने चेंज कर दिया, ये जो इस समय पर इस बॉल में एनर्जी है, इसी एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर होता है, ये बात ध्यान रखें। तो वर्क डन से ही हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो बॉल को जब मैंने यहाँ पर इस हाइट पर रखा, तो ऐसे में वर्क डन किसके बराबर होगा? तो बच्चों वर्क डन बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगेन। अच्छा, अब जब ये बॉल इस हाइट पर रखी हुई है, तो ऐसे में ग्रेविटी भी लग रही होगी इस पर नीचे की तरफ। तो ऐसे में F किसके बराबर होगा? दैट विल बी द वेट ऑफ दैट बॉल, दैट इज m इंटू जी। यही तो है वेट इस बॉल का, mg। तो F की जगह क्या लिख देंगे? mg। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? पहले जीरो हाइट थी, अब एक हाइट h आ गई है ये वाली, और ये जो हाइट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई है? h। तो बच्चों ऐसे में जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ? mg h। और इसी को ही हम बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। सो यानी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया दैट इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, इसकी भी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी भी यूनिट आपकी क्या रहेगी बच्चों? जूल। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। तो उम्मीद करता हूं आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने दोनों एनर्जी समझ ली है, तो अब हमें समझना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है। नाम से पता चल रहा है ट्रांसफॉर्म यानी बदलना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना। ध्यान से पढ़ेंगे, द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। जैसे अभी हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी, मैकेनिकल एनर्जी में दो तरीके की हमने एनर्जी पढ़ी, कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बच्चों? अब दो तरीके की एनर्जी पड़ी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और हमें यही पता है कि सर जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। आप सभी ने डैम देखा होगा या सुना होगा एटलीस्ट कि डैम क्या होता है, बांध क्या होता है। नदियों पर बांध बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? पानी को रोकने के लिए, है ना। और एकदम से जब हम बांध का उस डैम का जब गेट खोल देते हैं तो क्या होता है? बड़ी रफ्तार से, बड़ी ताकत के साथ पानी ऊपर से नीचे गिरता है। तो मैंने यहाँ पर इस पिक्चर में डैम ही बनाया हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे ही
डैम में पानी रुका हुआ था ना, यहाँ पर डैम पे पानी, बहुत सारा पानी जो है वो रुका हुआ था, पोजीशन के कारण रुका हुआ था। ऐसे में बच्चों इस पानी में कौन सी एनर्जी थी? आप बोलोगे सर ऐसे में इस पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी। क्यों? पोजीशन के कारण किसी हाइट पर जो है पानी रुका हुआ था, तो हाइट के कारण इस पानी में कौन सी एनर्जी हुई? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही बांध का गेट खोला, ये पानी नीचे बड़ी रफ्तार के साथ गिरने लगा। अब ये जब ये पानी रफ्तार के साथ नीचे गिरने लगा, मूवमेंट हो रही है, ऐसे में इस पानी में कौन सी एनर्जी हो गई? काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी, पहले पानी में कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही गेट खोला, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। और भाई जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बड़ी रफ्तार के साथ ये पानी टरबाइन, इसको बोलते हैं टरबाइन, इस टरबाइन पर गिरा, तो ये इस टरबाइन को घुमाने लग गया इस प्रकार। जैसे ही टरबाइन घूमी, मोटर चली, और मोटर चलने से हमारा बल्ब जो है वो ग्लो होने लगा। यानी कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी सारी किस एनर्जी में चेंज हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई। तो आप ये सब क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हो? एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? आगे आप इस एनर्जी को और भी फॉर्म में ले सकते हो। जैसे बिजली बना दी हमने, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बनी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, बांध पर पानी रुका हुआ था एक काफी ऊंचाई पर, हाइट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी थी। बांध का गेट खोल दिया, पानी चलने लगा, तो काइनेटिक एनर्जी आई। पानी जब टरबाइन पर गिरा, टरबाइन घूमने लग गई, जिससे मोटर घूमी, और मोटर के घूमने से बिजली बनी। यानी काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल। अब ये बिजली आपके घर में जाती है, ओवन चालू करते हो, ओवन में आप खाना गर्म करते हो, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई? हीट एनर्जी में। तो यानी हमने कहीं पर एनर्जी को क्रिएट नहीं किया, हमने एनर्जी की फॉर्म्स को बार बार चेंज किया। इसी चीज को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। साइड वाली पिक्चर में आप एग्जांपल देख सकते हो। ये साइकिलिस्ट एक पहाड़ पर ऊपर की तरफ चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। एक पॉइंट आया, इस माउंटेन की मैक्सिमम हाइट पर आकर पहुंच गया, अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। फिर से नीचे मोशन में जाने लग गया, तो पोटेंशियल एनर्जी सारी किस में चेंज होने लग गई? काइनेटिक एनर्जी में। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तभी एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। यानी एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम उसकी फॉर्म्स को बदल सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल में हमने समझने की कोशिश की। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कि किस प्रकार एनर्जी का कन्वर्जन किया जाता है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम उससे समझते हैं। फ्री फॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने ये वर्ड पढ़ा है, फ्री फॉल, है ना? फ्री फॉल क्या होता है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर किसी चीज को ऐसे छोड़ दिया जाए ऊपर से नीचे, तो वो जो गिरती है उसी को फ्री फॉल बोलते हैं। फ्रीली फॉल होना ही फ्री फॉल कहलाता है। तो आप ये टेबल को जरा ध्यान से समझें। मैंने यहां पर ये ग्राउंड बनाया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हो, दिस इज ग्राउंड। और ऊपर से मैं एक बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, कहां से? यहां से, पोजीशन ए से मैं एक बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं। अब इनिशियली जब मैं स्टार्टिंग की, इस मोशन की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, ये ग्राउंड है बच्चों, और यहां से बॉल मैंने ऐसे पकड़ी हुई है, आप ऐसे इमेजिन करें। स्टार्टिंग में बॉल रेस्ट पर थी, है ना? रेस्ट पर थी, ऊपर थी। हाइट कितनी है? कुछ ना कुछ हाइट रही होगी। तो इस समय पोजीशन ए पर बॉल में कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक तो नहीं है, क्योंकि बॉल मूव नहीं कर रही है। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा कि काइनेटिक एनर्जी जीरो रही होगी। लेकिन क्योंकि किसी हाइट पर ये बॉल है, ऊंचाई पर है, ऐसे में उस बॉल में कौन सी एनर्जी होगी? सारी की सारी जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? पोटेंशियल। और मैंने कहा सपोज कि एट पोजीशन ए बॉल में कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल। और कितनी थी? 20 जूल। क्लियर है? तो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 20 जूल। काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ा, कितना आया? 20 जूल। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने उस बॉल को छोड़ दिया। बॉल को जैसे ही हम छोड़ेंगे, तो बॉल इस प्रकार नीचे जाएगी, जैसा कि मैंने
पोजीशन से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से रिप्रेजेंट किया है, ए बी सी डी और ई, है ना। अब सपोज किसी पॉइंट पर बॉडी बॉल जो है वो बी पॉइंट पर पहुंचेगी। आप ध्यान से देखो कि जब वो बी पर पहुंची, पहले हाइट ज्यादा थी, अब हाइट कम हो रही है ना। क्या हो रही है? हाइट कम हो रही है। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? mgh, यही होती थी ना पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो, अब हाइट पोजीशन बी पे हाइट कम हो रही है, एच कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। तो यानी बी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, देखो कम हो गई। लेकिन अब बॉडी मूवमेंट में आ गई, मूवमेंट में आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी अब बढ़ेगी। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, कितनी कम हो गई? पहले 20 थी 15 हो गई, 5 कम हो गई। और उतने ही फैक्टर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ये देखो ये 5 से बढ़ गई, है ना। तो जैसे जैसे बॉल नीचे जा रही है, अब पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है, तो कौन सी एनर्जी बढ़ती जा रही है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में आ गई। लेकिन दोनों का सम करेंगे, अब भी कितना आ रहा है? 20 जूल। यानी टोटल एनर्जी उतनी ही है, लेकिन फॉर्म चेंज हो रही है। फिर आगे सी पॉइंट पर आई, हाइट और भी कम हो गई, और कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी और कम हो गई। लेकिन कौन सी एनर्जी बढ़ गई? काइनेटिक एनर्जी, देखो फिर 5 से बढ़ गई, लेकिन टोटल फिर भी सेम रहा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते टकराने से जस्ट पहले पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो गई, क्योंकि हाइट भी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो गई, अब तो नीचे आ गई ना बॉल। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई 20 जूल। फिर भी टोटल क्या रहा? सेम। तो आप इससे समझ सकते हो कि जैसे बॉल ऊपर से नीचे आई तो एनर्जी का कन्वर्जन किस प्रकार हुआ। सबसे ऊपर थी पोटेंशियल एनर्जी, सबसे हाई थी। अब वो बॉल नीचे जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। लेकिन ओवरऑल टोटल वैल्यू जो है एनर्जी की, वो हर पॉइंट पर सेम रही है। और ये जो टोटल एनर्जी रही, सेम रही है ना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी पूरे मोशन के दौरान द टोटल वैल्यू विल बी कांस्टेंट, विल बी सेम। देखो कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है कि चेंज ही नहीं हो रही वैल्यू। देखो टोटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की अलग अलग वैल्यू में चेंज आ रहा है। इसी चीज को बच्चों हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ओवरऑल टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, चाहे फॉर्म्स कितनी ही तरीके से चेंज हो जाए। क्लियर है जी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज पावर। ठीक है, पावर क्या है? देखिए नाम से पता चल रहा है, ताकत, पावर। द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन या द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। यानी कि कितने समय में कोई कितना काम कर रहा है। सपोज एक इंसान है और वो कोई काम, एक्स अमाउंट ऑफ काम, कोई भी काम है, वो 5 सेकंड में कर रहा है, और कोई दूसरा इंसान है वो उसी काम को 10 सेकंड में कर रहा है। तो यानी देखो टाइम का गेम है यहां पर, या यूं कहें कि एक इंसान 10 सेकंड में कोई काम कर रहा है, और उतने ही 10 सेकंड में दूसरा इंसान उससे आधा काम कर रहा है। तो इसी चीज को पावर बोलते हैं। तो बच्चों पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, पावर दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, या टाइम टेकन। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला होता है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, या फिर शॉर्ट में बोले तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। इसी चीज को पावर बोलते हैं। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, तो बच्चों SI यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट क्या है? सॉरी, वर्क डन की यूनिट क्या है? जूल। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो यूनिट क्या हुई बच्चों? जूल पर सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। ठीक है, SI यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड। और इसी चीज को हम बोलते हैं वॉट, है ना। घर में बिजली आती है, देखा ना, इतने वोट का बल्ब है, तो ये वही वोट है। तो पावर की ऐसे यूनिट क्या होती है बच्चों? वोट। ठीक है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए एक और जो यूनिट है वो यूज की जाती है, दैट इज किलो वॉट आवर। ठीक है ना, ये टर्म भी थोड़ा सा याद रखना। पावर की एक और यूनिट कई बार यूज जो है कर ली जाती है, दैट इज किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर क्या मतलब है इसका? देखो, दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, 1 किलोवाट
इनटू में 1 आवर। किलोवाट, किलो का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 से गुना कर दो, सिंपल सी बात है। तो किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 वोट। 1000 वोट इंटू 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया, यानी दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू में 3600, है ना। तो यहाँ पर वॉट इंटू में सेकंड। तो आप इसको अगर लिखोगे दैट इज 36, 1 2 3 4 5, ये 0 आ गई। और इसी के साथ वोट, वोट अभी बताया ना, वोट क्या है, जूल पर सेकंड, और इनटू में सेकंड। तो क्या आ गया, 360000 क्या, जूल। तो ये चीज भी आप याद रखोगे क्या, कि जो 1 किलो वॉट आवर जो होता है, ये किसके बराबर है, ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 36 इंटू 10 टू द पावर 1 2। टोटल जीरो कितनी है, ध्यान दो, 5 जीरो है ना, एक और जीरो आएगी यहाँ पर। तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो एक ये यूनिट भी आप याद रखोगे, ठीक है जी। एक यूनिट तो मैंने क्या बताई, वोट बताई, और एक किलोवाट आवर जो कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जाती है, ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी पावर। तो वर्क, एनर्जी और पावर के कंसेप्ट को हम डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अब रह गई है तो बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। जितने भी मैंने अभी इस वीडियो के अंदर आपको न्यूमेरिकल जो कंसेप्ट है, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो रिजल्ट्स है वो दिखाए हैं, इनसे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इन तीनों टर्म्स के बारे में, दैट इज वर्क डन, एनर्जी एंड पावर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।